हमारे साथ बातचीत करने के लिए सफ़ीर के भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? नूर अहमद। नूर अहमद साहब, आप ये बताएं कि उस दिन यहाँ पर क्या हुआ और ये सारे हालात और वाक़यात किस तरह पेश आए? ये 22 तारीख को सुबह, रात नहीं दिन में, दिन दिन के उजाले में ये काम हुआ है। 22 तारीख की सुबह 9:30 बजे एक ही आदमी आया, मेरे घर पे आया और मेरी वालदा और मेरे भाई इकट्ठे खड़े थे। मेरे भाई को बोला मोबाइल दो, मोबाइल दिया और साथ चलो। इतना ही कहा और साथ चला गया वो। अगर अगर वो चोर होता शायद वो जाता नहीं, कहीं साइड होने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ ऐसी कभी कभी ऐसी घटना हुई भी नहीं और ये किसी को यकीन भी नहीं था और वहम गुमान में भी नहीं था। वो साथ चला गया। ऐसे ही दूसरे जो 2-3 थे और भी, बल्कि 8 बंदे 9 बंदे, एक-एक करके उनको बुलाया और लेके पोस्ट में गए। पोस्ट में जाके उनको मारना शुरू किया। जो जो वहाँ पर गवाह थे, जो एक बंदा, एक बुजुर्ग है यहाँ पर वापस आए हैं, वो बता रहे हैं। जो वहाँ पड़ोस में एक घर है, 2-3 घर हैं बकरवालों के, हमारे बिरादरी के हैं, वो बता रहे हैं। वहाँ उनको पीट-पीट के और पानी की टंकी में डाल के और करंट दे करके उनको मारा है। उसके बाद आपको किस तरह पता चला कि ये सारा वाक़या हो चुका है? जब वो सुबह इसको लेके गए तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया, बेटा सफ़ीर को ले गए। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, ले गए तो अपनी फ़ौज ले गई है, कोई पाकिस्तानी थोड़ी ले गए हैं, आ जाएगा वापस। तो उसके बाद इस वक़्त तक क्या मतलब कार्रवाई हुई? आपके पास गवर्नमेंट का कोई ऑफ़िशियल आया या मतलब क्या सूरत-ए-हाल है? आप क्या चाह रहे हैं? क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसएसपी साहब या डीएसपी सोनकोट या जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब, उन सब ने हमारे साथ बहुत भरपूर ताउन किया है और हमें पूरा कोऑपरेट किया है। और अभी माननीय राजनाथ सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, हम उनको उनके किए की सजा देंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो आप खुद भारतीय सेना में हैं, भारतीय सेना में रहते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये सब क्यों हुआ? इसके पीछे क्या राज़ हो सकता है? होना चाहिए था या क्यों ऐसा हुआ ये? मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी जिन लोगों ने, जिस फौज के जिन लोगों ने, फौज ने नहीं किया, फौज के जिन लोगों ने ये किया है, उन्होंने फौज का सिर नीचा किया है, देश का सिर नीचा किया है। और मुझे ये फील होता है कि एज ए फौजी, किसी फौजी ने मेरे भाई को मारा है, तो मुझे लगता है कि मैं ही अपने भाई का कातिल हूँ। मतलब आपका कहना ये है कि भारतीय जो फ़ौज है या भारतीय सेना है, उसमें कुछ इस तरह के कातिल छुपे हैं जिसकी वज़ह से सारी फ़ौज बदनाम हो रही है? जी, 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 कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से फौज और देश, फौज दोनों भी बदनाम। बदनाम हुई और देश भी बदनाम हुआ। राजनाथ साहब से आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या ख़ास बातचीत हुई आपसे? मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसका दुःख है, हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं और ना ही कोई दुनिया की ताकत ला सकती है और ना ही कंपनसेट उनका कोई अज़ाला है, कोई बदला है। लेकिन जो हुआ उसका हमें अफ़सोस है और जिन्होंने किया उसको, उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। तो राजनाथ साहब से आपकी मुलाकात हुई या जितने भी ऑफ़िशियल थे, उन्होंने कोई अनाउंस किया, कोई नौकरी या कोई कंपनसेशन या कुछ इस तरह की कोई चीज़? क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हमने ये भी सुना कि उनको 30-30 लाख रुपए दिया है, नौकरी दी है, इस तरह की चीज़ें हमने सुनी है। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आपकी मुलाकात उनसे हुई है, आप बेहतर बता सकते हैं। 30-30 लाख रुपए तो वो तो दे चुके हैं, दे दिया है। और नौकरी का माननीय गवर्नर ने कहा था कि हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि हम नौकरी देंगे और उसका फाइल प्रोसेस में है। जो हमारे से डॉक्यूमेंट्स जो नीड्स थे उनको वो उन्होंने ले लिए हैं, वो दे दिए हैं और ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस में है। अब प्लॉट का अभी तक उन्होंने कुछ दोबारा इन्फॉर्म किया नहीं है कि क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ, हम जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर हम आपको बनाएँगे, बुला के दिखाएँगे, जो जगह आपको अच्छी लगेगी उसको हम आपको देंगे। सफ़ीर शहीद जो थे उनके वो मैरिड थे, कितने बच्चे हैं उनके? जी, उनके उसकी भी शादी को 20 साल हो गए हैं और उसके बच्चे 4 हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। अच्छा, फ़ौज की तरफ से आपको कोई दिलासा, कोई यहाँ पर आया या उन्होंने क्या कहा कि भई इसका हम क्या करेंगे? कोई वेरिफ़िकेशन, कोई इस तरह की बातचीत आपसे? फौज के 6 सेक्टर के कमांडर यहाँ आए, वो जी। पहले भी मुझसे मिले और यहाँ पर भी ब्रिगेडियर श्री एमपी सिंह साहब मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। बाकी वो तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाएँगे वगैरह, जो भी है। जो भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, जो 6 सेक्टर कमांडर, लेकिन जो 48 यूनिट जिसने ये किया है, उनका ना ही तो हम, कोई भी इस गाँव का उनसे मिलना चाहता है और ना ही हम चाहते हैं कि हम उनसे मिलें और ना ही वो हमारे पास आए। यहाँ पर बहुत सारे हमने देखा पॉलिटिशियन आए, सियासतदान आए, लीडर आए। बहुत से लोग आए, उन्होंने भी जिसकी समझ में जो था उसने बात की। लेकिन एक लीडर यहाँ पर ऐसी आई कि जिसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती साहबा यहाँ पर आने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनको इस घर तक, इस गाँव तक पहुँचने नहीं दिया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और क्यों ऐसा सरकार ने फैसला लिया या इंतज़ामिया ने क्यों ऐसा किया कि वो यहाँ पर नहीं आ पाई? वो मैं नहीं कह सकता, वो पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल का मामला पॉलिटिक्स आदमी जवाब देगा, मैं तो शुक्रिया, शुक्रिया बहुत-बहुत हमारे साथ ये बात कर रहे थे भाई साहब
नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि नुकसान इंसानी हो, जानी हो, माली हो, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम सबको बहुत इसका दुःख है, अफ़सोस है। बफलियाज़ का ये छोटा-सा गाँव है, अगर आप दिखा सकें तो ये लगभग 40-50 घरों की मुश्तमिल पर ये आबादी है और ये पूरा गाँव इस वक़्त जो है गम के आलम में है। और हमारे साथ इस वक़्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एक्टिविस्ट चौधरी तालिब हुसैन। हम उनसे भी जानेंगे कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं क्योंकि वो हमें इसमें बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। तालिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिब भाई हमें बताएँ आप कि ये सारा सिलसिला जो हुआ इसके पीछे क्या राज़ हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ? और बहुत अफ़सोसनाक बात है, बड़ी दुखदायक बात है कि पूरा गाँव जो है इस वक़्त वो दुःख के आलम में है, मातम छाया हुआ है, क़यामत गुज़री है यहाँ पर। तो आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये सब क्या हो गया अचानक? देखिए काज़ी साहब बहुत शुक्रिया मतलब इस मसले पे बहुत अच्छी और बहुत अहम बातें जो थी वो बड़े भाई साहब ने आपके सामने रखी हैं। लेकिन मैं भी उसी उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये फ़ौज के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज एक बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी आर्मी है। लेकिन उसके अंदर चंद ऐसे अनासिर हैं कि जो कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ पैसे की लालच में और कुछ इनामात की लालच में बेगुनाहों को उठा के और उस तरह से कत्ल कर देते हैं जो किसी भी दुनिया के किसी भी कानून में और किसी भी लिहाज से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें मैं मज़ीद क्या ही कहूँ बल्कि ये एक चीज़ बड़ी अच्छी ये है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डीसी साहिब और उनका पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन में है यहाँ के लोगों से। और दूसरी बात ये है कि पुलिस बहुत अच्छे से यहाँ पे कोऑपरेट कर रही है, काम करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात है, अब देखते हैं क्योंकि इस केस के जो गवाहान हैं वो भी बहुत सारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं और वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो हैं आर्मी के हैं। सिविल हॉस्पिटल्स में जो लोग छावनी के थे, वो इस केस के साथ चश्मदीद तो नहीं है। इस केस के जो चश्मदीद हैं वो सारे एक लड़का जो है बच्चा छोटा-सा 15-16 साल का वो उधमपुर में है और दूसरे जो हैं पोठा कैंप के अंदर हैं। तो इंतज़ार रहेगा कि वो गवाहान सेहतयाब होके जल्द वापस आएँ और उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो फिर चीज़ें खुल के सामने आएँगी। और बहरहाल जो हमने बचे हुए गवाहान से बात की तो उसमें बड़ी दर्दनाक कहानी है। मतलब जानवरों की तरह पीटना और दुश्मनों की तरह पीटना ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तो अब उम्मीद है खुदा से भी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से जिस तरह का उनका रवैया है, तो लगता है कि इसमें इंसाफ होगा इंशाल्लाह। और जिस तरह से आर्मी का भी है रोल इसमें, वो भी आला ऑफिसरान चाहते हैं कि इस तरह की ब्लैक शीप्स जो पूरी आर्मी को और पूरे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, उन पे नकेल कसेंगी भी और कसना भी चाहिए। नहीं तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा साना है और इसमें मतलब हम देखते हैं कि एक किसी जानवर का कत्ल होता है तो यूरोप के अंदर पूरे-पूरे ममालिक उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे तो एक 3 नौजवानों को शहीद नहीं किया बल्कि उनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ को मार दिया है। उनके सारे रिश्तेदारों को मार दिया है। उनकी जो नौतवान कर दिए हैं जो बच्चे, छोटे-छोटे उम्र के बच्चे हैं जिनको पीटा गया और इस कदर पीटा गया कि वो अब चलने के काबिल भी शायद ना हो ज़िंदगी में। तो उनके लिए क्या है बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन से वो भी हमने डिमांड करी थी कि 6 5-5 लाख उनको भी मिलना चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी, एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी कोऑपरेट कर रही है और दूसरी तरफ आर्मी ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है, वो भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या है। तो आई एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट मैं यहाँ पे यही है कि लोगों के बीच में और इस केस में कल्प्रिट्स जो हैं उनको सज़ा देने के लिए किस हद तक काम किया जा सके, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज़ चाहे यहाँ पे इस केस को आगे बढ़ाने के लिए वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड कोऑपरेट देम। शुक्रिया तालिब साहब, चूँकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों में रियासत की जो साबका वज़ीर आला थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो उन्होंने यहाँ पर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको यहाँ आने से रोक दिया गया। जबकि दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थे, उनके तमाम जो लीडरान थे, वो डीडीसी हों, बीडीसी हों या साबका एमपी हों या जितने भी लोग थे, वो यहाँ पर आए और बड़े आराम से आए। तो इसमें क्या लगता है आपको कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहबा को यहाँ पर क्यों नहीं आने दिया गया? क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे क्या वजूहत है? जबकि वो तो ताज़ियत पर आ रही थी, यहाँ के जो मज़लूम लोग हैं, उनसे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहाँ नहीं आने दिया, कोई सियासी रैली नहीं थी, तो देखिए उसके पीछे काज़ी क्या साहब मसला हो सकता है? उसमें मेरा यही इल्तिजा रहेगी आपसे, उस पे बहुत बात हो चुकी है, इनफैक्ट मैडम ने भी उस पे जवाब दिया है। और दूसरी बात ये है कि ठीक है जिन लोगों की वक़्त की हुकूमत है और सबसे पहला जो इस आने के ऊपर स्टेटमेंट था वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का था और सबसे पहले भी इनिशिएट किया था उन्होंने मिलना, तब भी उनको घर पे रोक दिया गया। फिर जब वो आई यहाँ पे मुलाकात के लिए
तो बफलियाज में रोक दिया, फिर 5-8 किलोमीटर से वो पैदल सफर तय किया उन्होंने, फिर भी रोका। तो बहरहाल अब रोका तो ठीक है रोका, लेकिन मेन मकसद ये नहीं है कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को रोका। मेन मकसद ये है कि इन बच्चों को, इन नौजवानों को, इनके यतीम बच्चों को, जिन बहनों के सर से दुपट्टे उतर गए हैं, जिनके खामद उजड़ गए हैं, जिनके भाई उजड़ गए हैं, उन बहनों को और उन माओं को जो आज तड़प रही हैं, जिनके सहारे छिन गए, उन बुजुर्गों को जिनके सहारे छिन गए, उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बड़ा कंसर्न ये है। बाकी रहा मैडम का सवाल, तो वो तो हर मसले पे बात करती हैं, शायद यही चीज़ उनको पसंद नहीं आती होगी। तो हमारा मेन कंसर्न जो है फिलहाल वो यही है कि इन जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन सबको इंसाफ मिले। तालिब साहब, शुक्रिया बात करने के लिए। एक आखिरी बात करके हम इजाज़त चाहेंगे। जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 के जब इलेक्शन हुए थे, तो उस वक़्त जो मौजूदा सरकार है उसने एक नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर को हम मिलिटेंसी से मुक्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि दफ़ा 370 जो है इसमें रुकावट है, उसको भी हटाया। तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी आज भी अगर ऐसा हो रहा है, तो आप इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए काजी साहब, मेरा एक मानना है, मैं पॉलिटिकल आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन आज जिस केस के साथ जुड़ा हूँ मैं, इसके साथ कोई भी इस तरह की सियासी बात नहीं करूँगा। ताल्लुक रहा बाकी चीज़ों का, तो इस वाले साने से अगर जोड़कर देखें तो मिलिटेंसी में कमी नहीं आएगी, बल्कि लोगों के अंदर एक गुस्सा आएगा। मैं जनरल हुड्डा साहब की एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ, जो मैं नहीं बोल रहा। उनका टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है बहुत मशहूर, कि यहाँ पे 2-4 ऐसे एपिसोड हुए हैं जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द बॉर्डर एरियाज, जो प्रोएक्टिव हुआ करती थी एंटी मिलिटेंसी, अब ऐसा नहीं है कि वो उठे और मिलिटेंट्स का साथ देने लगे, बल्कि वो इनएक्टिव हो गए, खामोश होकर बैठ गए, जिसकी वजह से इस तरह के एपिसोड्स होते हैं। तो जाहिर है गवर्नमेंट की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उनको भी इस चीज़ का नॉलेज है। यहाँ के मैं जिन हुड्डा साहब की बात कर रहा हूँ, बड़े बेहतरीन काबिल तरीन इंसान है। उन्होंने जब कहा है तो जाहिर है इसके पीछे कोई बात होगी। तो जी। शुक्रिया तालिब साहब। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो, क्योंकि कुछ हमारे जो फौजी भाई हैं वो भी शहीद हुए, ज़ाहिर-सी बात है, इस देश के लिए काम कर रहे थे। तो उनका भी, हमें भी बड़ा दुःख है, तो आप उनके परिवार के लिए कोई मैसेज, अपनी हमदर्दी, कुछ इज़हार ताज़ियत? देखें काजी साहब, मैं ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर का बच्चा यहाँ पे इंसानियत पनपती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हिंदुस्तान के अंदर दंगे चल रहे थे 1947 में, तो महात्मा गांधी जी, जिन्हें मुल्क का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर से नजर आती है। हम उस रियासत के रहने वाले हैं, हमें यहाँ पे एक छोटा सा जानवर जो है वो गुजर जाता है तो हमें सदमा होता है। तो किसको एक इंसानी जान जाने का सदमा नहीं है? सबको है। और आर्मी के जो लोग अपनी जान खो बैठे, उनके लिए भी हमें सदमा है। सबने उनकी मजम्मत की है, अफसोस जाहिर किया है। उनकी फैमिलीज के बेचारों के साथ क्या हैं, तो वो भी इंसान है, उनकी भी माएँ हैं। इसी तरह से जिस तरह से आज बच्चे रो रहे हैं, वहाँ पे भी रो रहे होंगे, तो उनके साथ भी ज्यादती हुई है। अब वो ज्यादती हमने तो नहीं की ना, वो ज्यादती सफीर साहब ने नहीं की, वो शौकत ने नहीं की, वो इनमें से किसी ने भी नहीं की, जिनको मार दिया गया।